नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। एरियन ने क्षमा याचना भरी मुस्कान के साथ प्रवेश किया। उसके यात्रा वस्त्र का किनारा अभी भी धूल से सना हुआ था। मैं बिना सूचना दिए आ गई। मुझे खेद है। माइकल ने खाने की मेज पर एक नजर डाली और एक बार सिर हिलाया। कोई बात नहीं राजकुमारी, आपके साथ भोजन करना हमारे लिए खुशी की बात है। नौकरानियां कमरे के एक कोने में इंतजार कर रही थीं। माइकल ने एक अंगूर चखा, फिर एक पकी हुई पाई खाई। संतुष्ट होकर उसने अपनी थाली नीचे रख दी। अब आप सब हमें जाने की अनुमति दें। नौकरानियों ने झुककर धीरे से विदा ली और उनके कोमल कदम हॉल में गुम हो गए। माइकल ने अपनी नजर एरियन की ओर घुमाई। राजकुमारी, मेरे साथ भोजन करो, उसने कहा। एक पकी हुई पाई को उठाते हुए एरियन ने उसे धीरे से खाया, फिर एक अंगूर उठाया और सोच समझकर चबाने लगी। अच्छा है, उसने अंत में कहा। उसकी नजरें मेज की ओर घूम गईं। स्वाद अच्छा है, सरल लेकिन गर्माहट भरा। हालांकि जड़ी बूटियां थोड़ी तीखी हैं, फिर भी वह हल्की सी मुस्कुराई। इनमें लॉर्ड माइकल के गृह देश की चॉकलेट जैसी नवीनता नहीं है। माइकल ने एक बार पलकें झपकाईं। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। चॉकलेट? हाँ, उसने खिलखिलाते हुए कहा। उसके होठों से हल्की सी हंसी निकल गई। वही जो तुमने मुझे पिछली बार उपहार में दी थी, वह गहरे रंग वाली जो मेरी जीभ पर रखते ही पिघल गई थी। मैंने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं चखी। उसने अपनी ठुड्डी को हल्के से हाथ पर टिकाया। उसकी आंखें कहीं और खोई हुई थी जब उसने इसका वर्णन किया। शुरुआत में यह अजीब था, कड़वा लेकिन मुलायम, फिर मीठा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसने तालू पर एक गर्माहट छोड़ दी, मानो स्वाद में जादू समा गया हो। मैंने वास्तव में इसे राजधानी के बाजारों में खोजने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि किसी को भी इस स्वादिष्ट चीज के बारे में पता नहीं था। माइकल ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया, हालांकि मन ही मन उसने अपनी हैरानी छुपा ली। जिस होमलैंड चॉकलेट की वह बात कर रही थी, वह ऑरोरा की ही एक साधारण सी दुकान से खरीदी गई चॉकलेट थी, जिसे एक सादे कवर में पैक किया गया था, जिससे उसके मूल स्थान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। फिर भी उसका आश्चर्य स्वाभाविक था। आखिरकार दोनों दुनियाओं में उत्पादकता का स्तर बहुत अलग था। जो चीज अरोरा में आम और सस्ती थी, वही यहाँ विलासिता की वस्तु मानी जा सकती थी। उसने फल का एक और टुकड़ा उठाया। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। अगर राजकुमारी को और चाहिए तो मैं आपके लिए कुछ तैयार कर सकता हूँ। आप उसे वापस ले जा सकती हैं, उसने शांत भाव से कहा। एरियन की मुस्कान तुरंत खिल उठी। उसकी आंखों में वही खुली गर्मजोशी झलक रही थी जो हमेशा उसके आसपास के लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सचमुच? तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी लॉर्ड माइक। धन्यवाद। उनकी आवाज में सच्ची खुशी झलक रही थी, एक ऐसी सहज प्रसन्नता जिसने उनके स्वाभाविक अधिकार को नरम कर दिया था। कुछ क्षणों के लिए कमरा हल्का महसूस हुआ। उनके बीच की चुप्पी औपचारिक के बजाय सौम्य हो गई। इसके बाद उन्होंने शांतिपूर्वक भोजन करना जारी रखा। माइकल एक स्थिर गति से भोजन कर रहा था। उसके विचार शांत लेकिन संयमित थे। राजकुमारी बस वहीं बैठी संतुष्ट प्रतीत हो रही थी, कभी कभार उसकी ओर देखती और फिर हल्की मुस्कान के साथ नजरें हटा लेती। जब उनकी बातचीत लगभग समाप्त हो चुकी थी, तब माइकल ने चुप्पी तोड़ी। उनका लहजा विनम्र लेकिन सीधा था। राजकुमारी, आपका यहाँ होना सचमुच सम्मान की बात है, उन्होंने चाय का प्याला नीचे रखते हुए कहा। लेकिन राजधानी से थॉर्नवेल तक का सफर लंबा और आसान नहीं है। आपको देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन इतनी दूरी तय करने का कोई न कोई मकसद तो जरूर होगा। एरियन ने घूंट लेते लेते बीच में ही रुक गई। उसका कप उसके होठों के ठीक नीचे रुका रहा। फिर हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए और आंखों में शरारती चमक लिए उसने कप नीचे रख दिया। तो विस्काउंट को लगता है कि मैं बिना किसी कारण के नहीं आ सकती? उसने हल्के से पूछा। कि मैं केवल तभी आती हूँ जब कोई व्यावसायिक चर्चा करनी हो। माइकल एक पल के लिए अवाक रह गया, शिष्टाचार और अनिश्चितता के बीच फंसा हुआ। उसने धीरे से अपना प्याला नीचे रखा और फिर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं राजकुमारी। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि दोस्तों के रूप में एक दूसरे से मिलना स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई इतनी दूर से मिलने आता है तो उत्सुक होना भी स्वाभाविक है। एरियन की भौहें थोड़ी उठी। उसके होठों के कोने हल्की मुस्कान में मुड़ गए। तो विस्काउंट हमें सामान्य दोस्त मानते हैं? माइकल ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन किसी कारणवश शब्द उसके गले में ही अटक गए। सवाल किसी जाल जैसा लगा। एक साधारण हाथ से काम चल जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से उसने पूछा उससे सवाल में कई पेचीदगियां छिपी हुई थीं। वह झिझका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे चिढ़ा रही है या उसकी परीक्षा ले रही है। इससे पहले कि वह कोई उचित जवाब सोच पाता, एरियन का संयम एक मधुर हंसी में बदल गया। उसने हल्के से अपना मुंह हाथ से ढक लिया। मैं आपको चिढ़ा रही थी लॉर्ड माइक, उसने हल्की हंसी के बीच कहा। आप कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहे हैं। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। आप सही कह रहे हैं, उसने हंसते हंसते अपनी आवाज नरम करते हुए कहा। मैं इतनी दूर सिर्फ एक दोस्ताना मुलाकात के लिए नहीं आई थी। एरियन ने अपना प्याला नीचे रखा और थोड़ा पीछे झुक गई। उसके चेहरे पर फिर से वही शालीनता लौट आई। वास्तव में आपको राजधानी बुलाया गया था लॉर्ड माइक, उसने कहा। माइकल की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। बुलाया गया? जी हाँ, एरियन ने उसकी निगाहों में देखते हुए जवाब दिया। शाही फरमान से। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो पूरे राज्य से संबंधित है। माइकल की उंगलियां मेज पर हल्के से थपथपा रही थीं। उसने दिखाया तो नहीं, लेकिन शाही शब्द ने उसे सतर्क कर दिया था। उसे राज्य के उच्च अधिकारियों से जुड़े मामलों में कभी रुचि नहीं थी।
बहुत राजनीति होती थी, फिर भी उसकी आवाज स्थिर रही। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि राजकुमारी को इसका कारण पता है? एरियन ने हल्के से सिर हिलाया, उसके होंठ हल्के से मुड़े। मैं यही कहने वाली थी। उसने अपनी मुद्रा ठीक की और सीधी होकर बैठ गई। ये वास्तव में आपके लिए एक शानदार अवसर है, लॉर्ड माइक। एक अवसर? माइकल ने जिज्ञासा भरे स्वर में दोहराया। एरियन की आंखों में संयमित उत्साह की हल्की सी चमक आ गई। हाँ, देखिए, एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिला है, जिसे प्राचीन काल के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने पीछे छोड़ दिया था। इससे माइकल रुक गया। एक प्रभावशाली व्यक्ति? उसने धीरे से पूछा। राजकुमारी ने सिर हिलाया, अब उनका चेहरा गंभीर था। सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, एक अतुलनीय बलवान व्यक्ति, हमारे राज्य के सबसे बलवान व्यक्ति से भी अधिक बलवान। उसके शब्द हवा में एक शांत प्रतिध्वनि की तरह गूंजते रहे और कुछ क्षणों के लिए खिड़कियों के बाहर हवा की हल्की आवाज भी थम सी गई। माइकल थोड़ा पीछे झुक गया और उसके चेहरे पर अतिशयोक्ति के संकेत ढूंढने लगा। लेकिन एरियन उसे प्रभावित करने की कोशिश करती हुई नहीं लग रही थी, बल्कि वह सचमुच उत्सुक दिख रही थी, शायद थोड़ी श्रद्धा भी। उसने धीरे से सांस छोड़ी। तुम कहते हो कि वह राज्य के सबसे बलवान व्यक्ति से भी अधिक बलवान है? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह रैंक 4 की महाशक्ति से संबंधित था? 4? फिर रेन की बारी थी। उस युवक की रहस्यमयी तलवार शक्ति ने उसे अपने स्तर से ऊपर लड़ने की क्षमता दी थी। लेकिन इस लाभ के बावजूद माइकल बहुत पहले ही उस स्तर को पार कर चुका था जहां तक रेन का मुकाबला करना संभव था। अब उनके बीच की खाई को केवल प्रतिभा या दृढ़ इच्छाशक्ति से पाटा नहीं जा सकता था, और वह शारीरिक अक्षमता के बावजूद उनसे लड़ रहा था। फिर भी उन दोनों को दोबारा देखने के ख्याल से उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। लेकिन बेशक माइकल को अभी भी कुछ चीजों की चिंता करनी थी। लायनहॉट किंगडम के शीर्ष पर स्थित साम्राज्य के राजकुमार प्रिंस रूई भी आ रहे हैं। एरियन ने जब कहा कि माइकल ने उसे हराया था तो उसने अतिशयोक्ति की थी। सच तो यह है कि माइकल ने नहीं, बल्कि रेन ने उसे हराया था। माइकल ने तो बस अंतिम जीत हासिल की थी और उस पुरस्कार को ग्रहण किया था जो साम्राज्य के राजकुमार की हार का प्रतीक था। माइकल को बस यही उम्मीद थी कि इससे कोई समस्या नहीं होगी। यकीनन कोई इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि ऐसी छोटी सी बात पर मन में बैर रखे, है ना? फिर भी राजकुमार रूई के सचमुच शाही खानदान से होने की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ था। जब उन्होंने पहली बार राजकुमार की उपाधि सुनी थी तो उन्होंने सोचा था कि यह एरियन की स्थिति के समान कुछ होगा, शायद किसी ड्यूक का बेटा या लायनहॉट शाही परिवार का कोई सदस्य। लेकिन ये जानकर कि रूई वास्तव में लायनहॉट साम्राज्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ साम्राज्य का शाही परिवार से था, स्थिति का महत्व पूरी तरह से बदल गया। फिर भी माइकल ने खुद को आश्चर्यजनक रूप से शांत पाया। इस खुलासे से वह डरा नहीं। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी और उस विचार को मन से ओझल होने दिया। राजकुमार या राजनीति के बारे में चिंता करने में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। अगर कोई मुसीबत आती तो वह हमेशा की तरह दृढ़ता से उसका सामना करता। इतना कहकर माइकल ने ध्यान भटकाने वाले विचारों को एक तरफ रख दिया और अपने अध्ययन कक्ष में लौट गया। इस तरह 2 दिन बिना किसी खास घटना के बीत गए। तीसरे दिन ऑरोरा स्थित अकादमी में माइकल अपने विला के चारों ओर बनी चारदीवारी के बाहर खड़ा था। उसकी निगाहें थोड़ी दूरी पर खड़े एक परिचित व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। रीम। उसने अपने हाथों में एक छोटा सा डिब्बा पकड़ रखा था। उसके चांदी जैसे बाल करीने से पीछे की ओर बंधे हुए थे। कुछ दिन पहले डायरेक्टर आर्वेन के कार्यालय से निकलने के कुछ ही घंटों बाद रिन उनसे मिलने आई थी। उसके आने का कारण उनके बीच माना शपथ लेना था। हालांकि उसने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन माइकल आसानी से समझ गया था कि ऐसा क्यों था। वह नहीं चाहती थी कि अकादमी द्वारा एनहेंसर सौंपे जाने के बाद वह अपने वादे से मुकर जाए। शायद उसे डर था कि वह वादा निभाने के बजाय उसे अपने पास ही रख लेगा। माइकल मन ही मन इस विचार पर हंस पड़ा। अगर रिन को सच में उस पर इतना तुच्छ होने का शक था तो एनहेंसर के आते ही वह अपने सारे संदेह दूर कर लेगी। और किसी ने किया भी। लेकिन वह रायन नहीं, वह खुद था। जब अकादमी ने वह खजाना, एक चिकना क्रिस्टलीय गोला जिस पर हल्के हल्के चिन्ह खुदे हुए थे, माइकल को सौंपा तो उसने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग करने से पहले उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया। परिणाम देखकर वह लगभग अवाक रह गया। एनहेंसर किसी भी नियम के प्रभाव को दोगुना कर देता था। सरल शब्दों में कहें तो ये किसी नियम की अभिव्यक्ति को दोगुना बढ़ा सकता था, जिससे वह नियम अस्थायी रूप से अपनी सामान्य स्थिति से कहीं अधिक उच्च स्तर पर कार्य कर सकता था। 200%। वह संख्या तब तक बहुत बड़ी नहीं लग रही थी जब तक उसने वास्तव में उसे महसूस नहीं किया, जब तक कि उसके अमर नियमों की प्रतिक्रिया के कारण हवा ही कांपने नहीं लगी। जिस क्षण उसने उस प्रवर्धन का प्रत्यक्ष अनुभव किया, पछतावा उसे हथौड़े की तरह लगा। उसने इसे बहुत ही सस्ते में किराए पर दिया था। 200% की वृद्धि कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर कानूनों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। ये प्रतिद्वंद्वी को दबाने और उसे पूरी तरह से पराजित करने के बीच का अंतर था। कुछ क्षणों के लिए माइकल ने किराए की अवधि बढ़ाने का उपाय खोजने पर गंभीरता से विचार किया था, लेकिन माना शपथ के साथ समझौता पहले ही हो चुका था। वह केवल अपनी उदारता पर खेद व्यक्त कर सका और फिर कभी किसी कलाकृति के मूल्य को कम न आंकने का संकल्प लिया। रिन ने पहले बात की। उसकी आवाज शांत थी लेकिन कुछ दूरी बनाए हुए थी। बक्से में 2 स्पेशियल स्टोन है। महीने के अंत से पहले मैं बाकी के 2 भेज दूंगी। माइकल ने एक बार सिर हिलाया। उसे उस पर कोई शक नहीं था। आखिरकार अब उनके बीच एक माना अनुबंध था। अगर उसने इसे तोड़ने की हिम्मत की तो इसके दुष्परिणाम ही उसे बुरी तरह से अपन कर देंगे। रिन चाहे जो भी हो, वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि ऐसा जोखिम उठाए। बिना कुछ कहे माइकल ने अपने स्टोर रूम में हाथ डाला और अपना एक डिब्बा निकाला। दोनों ने एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। उसी क्षण उन्होंने बक्सों का आदान प्रदान किया। यह प्रक्रिया सरल, मौन और प्रभावी थी। कोई अनावश्यक हाव भाव नहीं, कोई फालतू शब्द नहीं। दोनों समझ गए थे कि उनका समझौता पूरा हो गया है।
रिन ने पीछे मुड़े बिना ही मुड़कर दूर जाने लगी। उसके चांदी जैसे बाल हल्के से उसके पीछे लहरा रहे थे। माइकल ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर विपरीत दिशा में मुड़कर अपने विला की ओर वापस चला गया। विला के अंदर माइकल सीधे अपने कमरे में गया और अपने सामने मेज पर डिब्बा रख दिया। फिर उंगलियों के एक झटके से डिब्बा एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। भीतर 2 पत्थर पड़े थे जो शून्य की तरह काले, छूने में चिकने और उन पर छोटे छोटे टिमटिमाते प्रकाश के धब्बे थे जो दूर के तारों की तरह मंद मंद चमक रहे थे। वे लगभग सजीव प्रतीत हो रहे थे। प्रत्येक पत्थर सूक्ष्म स्थानिक उतार चढ़ाव से गूंज रहा था जो उनके आसपास की हवा को विकृत कर रहा था। अपने आकार के बावजूद, जो एक मुट्ठी से थोड़ा ही बड़ा था, प्रत्येक पत्थर उसके हाथ में भारी लग रहा था। माइकल ने धीरे से एक को पलटा और अपनी त्वचा पर ऊर्जा की हल्की लहर को महसूस किया। स्थानिक पत्थर ब्रह्मांड के सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान प्राकृतिक खजानों में से थे। ये अंगूठियां, कंगन, तिजोरियां और टेलीपोर्टेशन सिस्टम जैसी स्थानिक कलाकृतियों के लिए मुख्य सामग्री के रूप में काम करते थे। अरोरा में हर साधक, नौसिखिया से लेकर माहिर तक, एक स्थानिक अंगूठी पाने का सपना देखता था। यह महज सुविधा से कहीं बढ़कर था, ये शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। यहाँ तक कि एक साधारण स्थानिक अंगूठी भी कई घन मीटर स्थान समाहित कर सकती थी, और इन सभी के निर्माण के दौरान कम से कम स्थानिक पत्थर का एक टुकड़ा आवश्यक होता था। माइकल ने पत्थर का और करीब से अध्ययन किया, उसकी सतह पर हल्की हल्की झिलमिलाती विकृतियों को ध्यान से देखा। तो ये इस चीज से बने हैं, उसने धीरे से कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल सही, उसने धीरे से कहा। बुद्धि को ये बहुत पसंद आएंगे। भूले बिसरे स्थानिक परिवेश के क्षतिग्रस्त ताबूत के अंदर काले रंग की टॉप और पैंट पहने एक युवक अपने कंधे पर उल्लू लिए हुए विभिन्न आकारों के कई जानवरों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था। उनके चारों ओर हवा हल्की हल्की लहरों की तरह बह रही थी, जिसमें माना की सुगंध और मृत्यु ऊर्जा के हल्के निशान भुले हुए थे। वहां हर तरह के राक्षस थे, अलग अलग आकार और रंगों के जीव। कुछ बंदर जैसे थे, उनके शरीर पर अजीबोगरीब चमकीले रंग थे। कुछ वानर जैसे थे, विशालकाय शरीर वाले और आदिम शक्ति का आभास देते हुए। उनमें से 2 विशेष रूप से परिचित थे। वे कभी काले वानर थे, जिन्हें माइकल ने वुडस्टोन सिटी में अपने 2 सहपाठियों के साथ मिलकर साफ की गई स्थानिक दरार से निकाला था। माइकल के नियंत्रण में वे नीले वानर में विकसित हुए और दुर्लभ श्रेणी प्राप्त कर ली। बाद में वे असाधारण श्रेणी के प्राणी बनकर धूसर वानर में और भी उन्नत हो गए। बिच्छू के आकार के राक्षस पास ही जमीन पर रेंग रहे थे। अकादमी के माध्यम से माइकल ने ऐसे मरे हुए जीवों का संग्रह किया था जो जीवन की विविधता को दर्शाते थे। अकादमी में माइकल के संपर्कों और बिताए समय का परिणाम इस स्थान पर स्पष्ट था। यहाँ बाघ जैसे जानवर, बकरी के आकार के जीव और यहाँ तक कि चूहे, चींटियों और मच्छरों जैसे छोटे छोटे मरे हुए जीव भी मौजूद थे। ताबूत के एक कोने में मछली जैसे दिखने वाले कुछ जीव काले पानी के तैरते हुए गोले में आलस से तैर रहे थे। उनके बगल में कुछ विशालकाय जानवर खड़े थे जो हाथियों जैसे दिखते थे। माइकल चुपचाप खड़ा रहा, शांत संतुष्टि के साथ उन्हें देखता रहा। उनके आपसी जुड़ाव के जरिए उसकी शांत आवाज सीधे उसके मृत साथियों के दिमाग में गूंज उठी। आप लोग जगह को थोड़ा ज्यादा भीड़भाड़ वाला बना रहे हैं, कृपया अपने मानव रूप में आ जाएं। जैसे ही मरे हुओं ने प्रतिक्रिया दी, तुरंत ही उस सीमित स्थान में ऊर्जा की एक लहर फैल गई। एक एक करके वे रूपांतरित होने लगे। हड्डियां चटकने और पुनर्व्यवस्थित होने लगीं, विशालकाय अंग सिकुड़ने लगे और उनके शरीर के चारों ओर काली ऊर्जा का प्रवाह होने लगा, क्योंकि रूपांतरण शुरू हो गया था। हालांकि परिवर्तन पूरा होने से पहले उनमें से कई आगे की ओर झुके और अजीबोगरीब वस्तुएं उगल दी। पहली नजर में वे मलबे के टुकड़ों की तरह लग रहे थे, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वे वास्तव में तय किए हुए वस्त्र थे। कमीजें, लबादे, पतलून, बेल्ट और यहाँ तक कि जूते भी, जो उनके शरीर के भीतर जमा थे। माइकल को आश्चर्य नहीं हुआ। अमर रूप धारण करने के कारण युद्ध के दौरान या रूप बदलते समय उनके कपड़े अक्सर नष्ट हो जाते थे। इस समस्या को हल करने के लिए उसने सामान रखने में सक्षम लोगों को अपने शरीर के अंदर अतिरिक्त कपड़े रखने का आदेश दिया था। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे अपने कपड़े उन लोगों को दे दें जो ऐसा कर सकते थे। बेशक ये तरीका तभी कारगर था जब वे युद्ध में नहीं होते थे, लेकिन इससे उन्हें हर बार रूपांतरण या लड़ाई के बाद वर्दी बदलने की झंझट से मुक्ति मिल गई। वह हर बार नग्न मृतकों की सेना से निपटना बिल्कुल नहीं चाहते थे। जल्द ही एक एक करके राक्षसों का रूपांतरण पूरा हो गया। जानवरों और भयानक विकृतियों के विशाल रूप मानव आकृतियों में परिवर्तित हो गए। अलग अलग कदकाठी के पुरुष और महिलाएं, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट लक्षण थे जो उनके अमानवीय मूल को दर्शाते थे। पहली नजर में उनमें से हर एक इंसान जैसा दिखता था, फिर भी उनमें एक अंतर्निहित अलौकिक गुण मौजूद था। माइकल की निगाहें उन पर घूम पड़ी। उनके चेहरे पर भावहीनता थी, लेकिन हल्की सी प्रसन्नता झलक रही थी। उन्हें देखते हुए उन्हें और अधिक संतुष्टि महसूस होने लगी। आखिरकार उसके साथ इस क्षेत्र में मौजूद सभी मरे हुए प्राणी तीसरे दर्जे के थे। यही कारण था कि माइकल को पूरा यकीन था कि उसके पुराने दोस्त उसका मुकाबला नहीं कर सकते। 2 महीने पहले वाला माइकल भी मौजूदा माइकल से कमजोर था, न सिर्फ ताकत में बल्कि ज्ञान में भी। पब फ्यूचर एड्स। माइकल ने उल्लू को अपने कंधे से सावधानीपूर्वक नीचे जमीन पर उतारा। विजडम ने अपनी आंखें झपकाईं और एक बार हुट किया। अपने सारे घमंड के बावजूद वह अभी भी सेना में सबसे कमजोर था और रैंक 0 पर एकमात्र ऐसा जानवर था जिसके पास सच्ची स्थानिक प्रतिभा थी। इसी वजह से माइकल के साथ उसका एक विशेष स्थान था। माइकल ने इसी कारण से इसे विकसित करने से इनकार कर दिया था। इसकी प्रतिभा एक विचित्र उत्परिवर्तन से उत्पन्न हुई थी, और सही सार तत्व के बिना विकास में जल्दबाजी करने से यह प्रतिभा क्षीण हो सकती थी या पूरी तरह नष्ट भी हो सकती थी। वह पहले एक मजबूत नींव बनाना चाहता था, फिर इसे एक ही बार में सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहता था। यही कारण था कि भले ही अब उसके पास सामग्रियां थीं, माइकल अभी भी उनसे ज्ञान को विकसित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा था।
एस और फिर स्पार्टन के साथ पहले विलय के बाद माइकल रुका नहीं। वह लगातार प्रयास करता रहा। उसने अपने अधीन सभी मरे हुओं के साथ ऐसा करने का साहस नहीं किया क्योंकि उसके पास इसके लिए पर्याप्त विकास अंक नहीं थे, लेकिन अपने प्रमुख हुओं के साथ अतिरिक्त वफादारी बोनस की बदौलत उसने पहले ही हर एक को अपने रक्त से मिला लिया था। इस कार्य से वह विलय और विकास के बीच की स्पष्ट रेखा को समझ गया था। विकास ने प्राणी के स्तर को ऊंचा कर दिया। इसने एक नई सीमा और एक नया आधार निर्धारित किया। उसकी प्रतिभा ने सारा भार संभाला और परिणाम कमोबेश स्थिर रहा। मर्ज अलग था, मर्ज ने बुनियाद ही बदल दी। इसने जबरदस्ती कोई पद नहीं बदला। इसने प्राणी के स्वरूप को अंदर से बाहर तक बदल दिया। इसका मतलब था कि परिणाम उसकी योजना पर निर्भर था। एक अच्छी योजना अच्छे परिणाम देती है और एक खराब मर्ज इसके विपरीत परिणाम देता है। माइकल को अभी भी अपनी एक मृत बकरी याद थी। उसने एक गलत अनुमान लगाया था और उसे एक ऐसी सामग्री के साथ मिला दिया था जिसके साथ वह संगत नहीं थी। उसकी त्वचा मोम की तरह उतर गई और जब उसने उसे बचाने के लिए आपातकालीन विकास प्रक्रिया अपनाई तो प्राणी स्थिर तो हो गया, लेकिन एक नए रूप में सामने आया, एक ऐसा जानवर जिसमें अम्लीय शक्तियां थीं और जिसने एक बिल्कुल नए जीव को जन्म दिया। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। कुछ मामलों में विकास के बिना भी केवल विलय से ही नस्ल में बदलाव आया और यहां तक कि पद में भी मामूली फेरबदल हुआ। यही आधारभूत कार्य का वादा था। जड़ों को बदलो, तना अपने आप विकसित हो जाएगा। माइकल ने विजडम के मुकुट पर उंगली फेरते हुए अपने विचारों को स्थिर होने दिया। उल्लू के मामले में क्या तर्क दिया जाएगा? बिना किसी झिझक के माइकल ने अपनी उंगली में सुई चुभाए और खून की एक बूंद विजडम के सिर पर गिरा दी। खून हल्की सी चमक रहा था, मानो पिघली हुई रोशनी की तरह पक्षी के पंखों में समा रहा हो। फिर उसने दोनों स्थानिक पत्थरों को उल्लू के बगल में रख दिया, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। उल्लू के प्रतिक्रिया करने से पहले ही माइकल ने अपनी प्रतिभा को सक्रिय कर दिया था। इसका प्रभाव तुरंत दिखाई दिया। ज्ञान का संपूर्ण शरीर शुद्ध, पारदर्शी और चांदनी में साफ पानी की तरह लहरदार प्रकाश से जगमगा उठा। उसके बगल में रखे छोटे पत्थर जोर से कांप रहे थे। उनके धब्बों वाले केंद्र से अनगिनत तारों के प्रकाश की किरणें निकल रही थी जो ज्ञान के शरीर में समा रही थी। माइकल इसे देख सकता था। उसके रक्त और पत्थरों के भीतर मौजूद स्थानिक ऊर्जा का विलय दोनों ही ज्ञान की नींव में समाहित हो रहे थे। माइकल का चेहरा शांत लेकिन एकाग्रचित था। आखिरकार विजडम अपनी तरह का अनोखा प्राणी था। अगर उसे अपने पक्ष में कुछ भी असामान्य दिखाई देता तो वह तुरंत उल्लू का विकास कर लेता। वह मरे हुए उल्लू की बजाय असफल विकास को ज्यादा पसंद करेगा। ताबूत के भीतर एक चीख गूंज उठी। विजडम की चीख तीखी और कर्कश थी। बाकी मरे हुए लोग थोड़ा हिले डुले, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। वे ऐसे दृश्यों के आदी हो चुके थे। माइकल जरा भी नहीं हिचका। दर्द हर परिवर्तन का हिस्सा था। चीख का मतलब था कि प्रक्रिया चल रही थी, कि विजडम का शरीर एक ही समय में प्रतिरोध और अनुकूलन कर रहा था। इसे सहन करो, उसने फोन के जरिए धीरे से कहा। माइकल ने कुछ देर और देखा, फिर मुंह फेर लिया। उसके चारों ओर उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना पूर्ण शांति में बैठी थी, सभी अपने मानव रूप में, सभी ध्यान मुद्रा में। ये बात माइकल ने कुछ हफ्ते पहले लगभग संयोगवश ही खोजी थी। जब भी वह किसी विलय या विकास की क्रिया करता था तो नियम के सार के अंश हवा में फैल जाते थे, जो अदृश्य धुंध की तरह ठहर जाते थे। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इन सत्रों के दौरान उसके आसपास मौजूद रहने मात्र से ही उसके मरे हुए साथी धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे थे। इसका असर अचानक तो नहीं हुआ, लेकिन लगातार होता रहा, मानो अदृश्य रूप से उसे पोषण मिल रहा हो। उस खोज ने सब कुछ बदल दिया था। माइकल को अब अपनी प्रतिभा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई थी। उसने अपने आसपास मौजूद मृत साथियों पर एक नजर डाली। उसके होंठ हल्के से मुड़ गए। उसने ज्ञान की ओर देखा, जिसका विकास निकट भविष्य में समाप्त होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था, और वह परिवर्तन की प्रक्रिया को देखता रहा। कुछ और मिनट बीत गए। विजडम के चारों ओर की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर कांच के टूटने जैसी हल्की सी आवाज के साथ माइकल के सामने पारदर्शी पैनलों की एक श्रृंखला झिलमिलाती हुई प्रकट हुई। उन पर चमकती हुई अक्षरों की पंक्तियां स्क्रॉल हो रही थीं, जिनमें परिचित संदेश और सूचनाएं भरी हुई थीं। उसने ब्लड सर्वेंट जैसी सामान्य चीजों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अंतिम कुछ चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। आपका उत्परिवर्तित रक्त सेवक 3 सितारा दुर्लभ श्रेणी के वॉइड फेदर में विकसित हो गया है। वॉइड फेदर रैंक 2 पर पहुंच गया है। फेज शिफ्ट ने पूर्ण निपुणता प्राप्त कर ली है। वॉइड फेदर ने 3 नए कौशल प्राप्त कर लिए हैं। ग्रेटर दैन नए कौशल प्राप्त हुए। 1 आयामी आवरण बुनियादी उपयोगकर्ता को अस्थायी रूप से विकृत अंतरिक्ष में ढक देता है, जिससे वे थोड़े समय के लिए भौतिक और आध्यात्मिक धारणा से अदृश्य हो जाते हैं। 2 फोल्ड ब्लिंक इंटरमीडिएट उपयोगकर्ता को फोल्ड किए गए स्थान से तुरंत स्थानांतरित करता है। 3 विलक्षणता स्पंदन मध्यवर्ती अस्थिर स्थानिक ऊर्जा को बाहर की ओर छोड़ने से पहले एक बिंदु पर संघनित करता है। 3 नए कौशल, माइकल ने धीमी आवाज में कहा, और ये सभी स्थानिक प्रकृति के हैं। जैसे ही प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ, माइकल के सामने खड़ी छोटी सी आकृति शांत अवस्था में आ गई। चमक पूरी तरह गायब हो गई और उसके पीछे एक शांत वातावरण छा गया। विजडम का नया रूप पहले से अलग था। उसके पंख गहरे चांदी जैसे भूरे रंग के थे। एक चीज जो सबसे अलग थी वह थी उसकी आंखें, जो माइकल के अन्य रक्त सेवकों और तीसरे दर्जे के मरे हुओं की तरह चमकीली हरी थी। माइकल ने कुछ क्षणों के लिए उस प्राणी का अध्ययन किया और गौर किया कि उसके चारों ओर की हवा हल्की हल्की हिल रही थी। कोई प्रत्यक्ष आभा नहीं थी, फिर भी उसकी उपस्थिति में कुछ अदृश्य हलचल हो रही थी। अदृश्य ऊर्जा के धागे उसके चारों ओर बहते कोहरे की तरह लिपटे हुए थे, जो उसकी हर हरकत पर हल्की प्रतिक्रिया दे रहे थे। जिज्ञासावश माइकल ने सत्य की आंख को सक्रिय कर दिया। उसकी निगाहें गहरी होती गईं, मानो ज्ञान के अस्तित्व की परतों को भेद रही हो। उनके दिमाग में सूचनाओं का प्रवाह तेज हो गया। शारीरिक रूप से कमजोर माइकल ने भौहें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया,
बहुत कमजोर। ये पहली चीज थी जिस पर उसने ध्यान दिया। विजडम अब एक लेवल 30 का प्राणी था, फिर भी उसकी शारीरिक शक्ति विलय से पहले की अवस्था की तुलना में केवल 3 गुना ही बढ़ी हुई प्रतीत हो रही थी। अपनी नाजुकता के बावजूद इसके चारों ओर की ऊर्जा बेहद तीव्र थी। ये लगातार मुड़ता और हिलता रहता था, जिससे हल्की हल्की लहरें उठती थीं और हवा में जीवंतता का आभास होता था। माइकल उस प्राणी की हर छोटी सी हरकत के साथ अंतरिक्ष की अदृश्य रेखाओं को विकृत होते हुए देख सकता था। वह थोड़ा आगे झुका, आंखें सिकुड़ गईं। जितना अधिक वह देखता गया, मामला उतना ही जटिल होता गया। उस प्राणी की प्रतिक्रिया जानने के लिए माइकल ने अपना हाथ बढ़ाया। इधर आओ, उसने धीरे से कहा। व्हाइट फेदर ने अपना सिर झुकाया। पंख फैलाने से पहले उसने धीमी सी आवाज निकाली। ये ले जाया गया, और इससे पहले कि माइकल कुछ समझ पाता, वह प्राणी पहले ही उसके कंधे पर बैठ चुका था। माइकल स्तब्ध रह गया। अपनी समझ के बावजूद भी वह इस बदलाव को नहीं देख पाया था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां उसके ठंडे पंखों को छू गईं। क्या ये टेलीपोर्टेशन था? उसने जोर से पूछा, लेकिन जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। फिर से हिल लो, माइकल ने आदेश दिया। व्हाइट फेदर ने हल्की सी आवाज निकाली और उसके कंधे से छलांग लगा दी। एक पल के लिए वह आंखों से ओझल हो गया, फिर एक धुंधली सी झलक, एक झिलमिलाहट, फिर गायब। वह उसके पीछे चुपचाप मंडराता हुआ फिर प्रकट हुआ, फिर एक ही पल में उसकी बाईं ओर, दाईं ओर और ऊपर की ओर तेजी से चला गया। माइकल की आंखें उसे देखने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसकी दृष्टि भी उसे पूरी तरह से ट्रैक नहीं कर पा रही थी। उसे हवा में बस धुंधली सी विकृतियां ही दिखाई दे रही थीं। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। अविश्वसनीय! उद्धरण चिन्ह। अगर कोई रैंक 3 अवेकनर भी इसे देख लेता तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होता। उसे सिर्फ हल्की हल्की रोशनी ही दिखाई देती, शायद वो भी नहीं। उस रैंक में उसके जैसा शक्तिशाली प्राणी भी इसे मुश्किल से ही समझ पाता। एक आम अवेकनर तो पूरी तरह अंधा हो जाता। तुम मुझे किसी की याद दिलाने लगे हो। उनका मन क्षण भर के लिए उनकी एक और रचना, घोस्ट, उनकी पहली नामित चींटी अमर प्राणी की ओर चला गया। माइकल को हमेशा से शक था कि घोस्ट किसी असामान्य प्रजाति का हिस्सा है। उसकी ताकत समझ से परे थी, क्योंकि बिगिनिंग से निचले स्तर पर भी टाइटन उसे कच्ची ताकत में हरा नहीं सकता था। अब जब उसने विजडम को देखा तो उसे उसी तरह की अलौकिकता का हल्का सा आभास हुआ। क्या तुम घोस्ट की तरह हो सकते हो? माइकल ने गहरी निगाहों से देखते हुए अपना सिर झुकाते हुए जोर से पूछा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। सत्य की दृष्टि और तीव्र हो गई, क्योंकि वह ज्ञान की संरचना में गहराई से उतरने का प्रयास कर रहा था। फिर भी जैसे जैसे उसने अपनी समझ को और आगे बढ़ाया, कोई नई जानकारी सामने नहीं आई। ज्ञान को घेरे हुए ऊर्जा का अदृश्य जाल इतना जटिल था कि उसे पूरी तरह समझना असंभव था। हर बार जब माइकल को लगता कि वह इसके प्रवाह को समझ गया है, तो ये बदल जाता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई पहेली का टुकड़ा मिलते ही वह फिर से जुड़ जाती है। कई प्रयासों के बाद आखिरकार उसने आंख को गायब होने दिया। अपना ध्यान बदलते हुए माइकल ने फिर से हवा में तैरते पैनलों को खोला और विजडम की नई क्षमताओं के विवरण पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी निगाह फेज शिफ्ट पर आकर रुक गई। पहले इसकी क्षमता सीमित थी, मुश्किल से 5 मीटर की रेंज तक। अब संख्याएं पूरी तरह से बदल गई हैं। ग्रेटर देन चरण परिवर्तन, पूर्ण निपुणता। रेंज 100 मीटर, अवधि 10 सेकंड, प्रभाव शून्य की पहली परत में प्रवेश की अनुमति देता है। माइकल की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। 100 मीटर, और अब ये शून्य की पहली परत तक पहुंच सकता है। उसका दिमाग तुरंत उस जगह के बारे में जो कुछ भी जानता था उसे याद करने लगा। शून्य में कई परतें थीं, और केवल वे लोग जिन्होंने नियमों को समझ लिया था, वे ही अपने शरीर के माध्यम से उन तक पहुंच सकते थे। अपनी मौजूदा जानकारी के आधार पर माइकल को 3 परतों के बारे में पता था। पहली परत भौतिक जगत और शून्य के बीच एक पतली रेखा थी। इस स्तर में प्रवेश करने वाले प्राणी वास्तव में वास्तविकता से बाहर नहीं निकले थे, वे अंतरिक्ष की परतों के बीच विद्यमान थे। यहाँ किए गए कार्यों का भौतिक जगत पर प्रभाव पड़ सकता था, क्योंकि संबंध टूटा नहीं था। यह एक मध्य बिंदु था, एक आवरण, न कि कोई वास्तविक क्षेत्र। उस स्तर के भीतर स्वतंत्र रूप से विचरण करने में सक्षम होना ही बुद्धिमत्ता की असाधारण क्षमता थी। दूसरी परत, जिसे अक्सर शून्य का सच्चा मोर्चा कहा जाता है, एक बिल्कुल अलग कहानी थी। इसमें प्रवेश करने वाले लोग भौतिक जगत को पूरी तरह से पीछे छोड़ देते थे। भौतिक जगत की कोई भी चीज उन तक नहीं पहुंच सकती थी, जब तक कि उसमें स्थानिक अधिकार या विधि चिन्ह न हो। केवल वे विशेषज्ञ ही वहां जीवित रह सकते थे जिन्होंने विधि को अपने सार में समाहित कर लिया था। यह एक ऐसी जगह थी जहां दूरी अनंत तक घूम सकती थी। और फिर तीसरी परत थी, जिसे माइकल ने कभी मात्र अंतरिक्ष समझा था। वास्तव में ये स्वयं ब्रह्मांड की दहलीज थी, जहां अनंत अंधकार और संसारों के बीच रिसता हुआ पदार्थ आरंभ होता था। वहां विद्यमान होने का अर्थ था ब्रह्मांड की सीमा पर चलना। माइकल ने विजडम की ओर देखा, जो आलस्य से अपने चांदी जैसे पंखों को संवार रहा था। अब आप पहली परत में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं। मतलब आप उस सीमा पर खड़े हैं जिसे केवल कानून का पालन करने वाले ही छू सकते हैं। फिर उसे कुछ और बात सूझी। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो क्या इसका मतलब यह है कि जब आप रैंक 3 पर पहुंचेंगे तो आपको अंतरिक्ष कानून मिल जाएगा? यह सोचकर उसके शरीर में रोमांच दौड़ गया। यह महज एक विकास नहीं था, यह उस क्षेत्र को समझने की दिशा में एक कदम था जिसके बारे में अधिकांश अलौकिक प्राणी केवल सपने ही देखते थे। माइकल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। लगता है मुझे तुम्हारे लिए और सामग्री ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी नई प्रतिभा देखने दो। फेस शिफ्ट उपयोगी तो था, लेकिन इसमें एक छोटी सी परेशानी भी थी। माइकल ने इसे बहुत पहले विजडम से कॉपी किया था, इसलिए उसका फेस शिफ्ट कौशल अभी भी बेसिक मास्टरी स्तर पर था। विजडम के परफेक्ट मास्टरी स्तर तक पहुंचने के लिए उसे इस कौशल को फिर से कॉपी करना होगा। उसके दिमाग में एक बेहतर उपाय कौन था, लेकिन वह बाद में सोचा जा सकता था।
फिलहाल उनके नए कौशल की जांच करने का समय था। ग्रेटर देन नए कौशल प्राप्त हुए। एक आयामी आवरण बुनियादी उपयोगकर्ता को अस्थायी रूप से विकृत अंतरिक्ष में ढक देता है, जिससे वे थोड़े समय के लिए भौतिक और आध्यात्मिक धारणा से अदृश्य हो जाते हैं। 2 फोल्ड ब्लिंक इंटरमीडिएट उपयोगकर्ता को फोल्ड किए गए स्थान से तुरंत स्थानांतरित करता है। 3 विलक्षणता स्पंदन मध्यवर्ती अस्थिर स्थानिक ऊर्जा को बाहर की ओर छोड़ने से पहले एक बिंदु पर संघनित करता है। माइकल ने उल्लू की चोंच को हल्के से थपथपाया। आयामी आवरण को सक्रिय करो। विजडम की हरी आंखें पहले तो भ्रमित सी लग रही थी, लेकिन कुछ क्षण बाद मानो उसे समझ आ गया हो। उसके चारों ओर की हवा कस गई, मानो कोई अदृश्य त्वचा अंदर की ओर खींच रही हो। फिर पक्षी गायब हो गया। माइकल ने सत्य की आंख खोली। बोध के सूत्र अंदर गए, फिर भी उसे केवल खोखले विकृतियां ही मिली। ये सत्य की दृष्टि की सीमा थी या उस पर उसकी महारत, माइकल को नहीं पता था, लेकिन अगर वह दृष्टि केवल इतना ही देख सकती थी, तो उस कौशल का प्रभाव वास्तव में वास्तविक था। हटो, उसने आदेश दिया। खोखला ढांचा बिना धूल का एक कण भी उड़ाए 3 कदम बाईं ओर खिसक गया। कई मरे हुए प्राणियों ने एक साथ अपने सिर उठाए, उनकी आंखें बेजान थीं, फिर वे वापस स्थिर हो गईं। करीब खोखला ढांचा आज्ञा का पालन कर रहा था। वह उसके सामने पहुंचा और 600-700 तक वहीं लटका रहा, फिर धीरे से उसके दाहिने कंधे पर आ गिरा। ठंडी हवा का एक झोंका उसकी गर्दन को छू गया, बस इतना ही। यहां तक कि हाथ की दूरी पर भी वह उसे देख नहीं पा रहा था। जाने दो। ज्ञान एक बार फिर उसके कंधे पर दिखाई देने लगा। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। तो यह है डायमेंशनल श्राउड। कुछ क्षणों के लिए वह बस उल्लू को अपने पंख संवारते हुए देखता रहा और जो कुछ उसने देखा था उसे दोहराता रहा। एक ऐसी क्षमता जो उपस्थिति को मिटा देती थी। यह ऐसी क्षमता थी जिसके लिए हत्यारे भी जान तक देने को तैयार रहते थे। आज भी माइकल के दिमाग में इसके संभावित उपयोगों के विचार दौड़ रहे थे। वह पहले से ही खुद को इसका इस्तेमाल करते हुए कल्पना कर सकता था। उसने सोचा, सिर्फ यही कौशल मेरे लड़ने के तरीके को बदल सकता है। उसकी आंखों में भूख की एक हल्की सी चिंगारी चमक उठी। बुरा नहीं है, माइकल ने अंत में बुदबुदाते हुए कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अगर मैं इसे अभी कॉपी नहीं कर सकता तो मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। उसने धीरे से विजडम के सिर पर थपथपाया। अभी के लिए बस इतना ही। हमें अभी 2 और कौशलों का परीक्षण करना है। उनकी आवाज फिर से शांत हो गई और उनके विचार वर्तमान पर लौट आए। डायमेंशनल श्राउड का ठीक से अध्ययन करने के लिए बाद में समय मिलेगा। आखिरकार फोल्ड ब्लिंक और सिंगुलैरिटी पल्स अभी भी अपनी क्षमता दिखाने के लिए मौजूद थे। माइकल की नजर चमकते हुए अक्षरों की अगली पंक्ति पर पड़ी। ग्रेटर देन फोल्ड ब्लिंक इंटरमीडिएट। यह उपयोगकर्ता को मुड़े हुए स्थान के माध्यम से तुरंत स्थानांतरित कर देता है। यह वह क्षमता थी जिसने विवरण देखते ही उसका ध्यान आकर्षित कर लिया था। स्पष्टीकरण के आधार पर यह फेज शिफ्ट से बिल्कुल अलग थी। फेज शिफ्ट शून्य के किनारे पर एक अस्थायी कदम था, एक ऐसी क्षमता जो उपयोगकर्ता को वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच ले जाती थी, जिससे दोनों को जोड़ने वाली सीमा के पार आवागमन संभव हो पाता था। यह शक्तिशाली थी, लेकिन वास्तविक टेलीपोर्टेशन नहीं थी। लेकिन फोल्ड ब्लिंक अलग था। माइकल के दिमाग में इसके पीछे का सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इस बार माइकल ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, सच में टेलीपोर्टेशन ही होना चाहिए। माइकल ने विजडम की ओर देखा। ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, फोल्ड ब्लिंक। विजडम ने पलकें झपकाईं, मानो उनके साझा बंधन के माध्यम से आदेश को समझ लिया हो। ठीक है, ठीक है। माइकल ने अपने मन में उनके बंधन के माध्यम से एक परिचित बच्चों जैसी आवाज की हल्की गूंज सुनी और उसके तुरंत बाद वॉट फेदर पूरी तरह से गायब हो गया। माइकल की आंखें तेज हो गईं। उसने तुरंत अपनी इंद्रियों को फैला दिया। क्षतिग्रस्त ताबूत के अंदर का स्थान विशाल था, लगभग 10,000 मीटर से भी अधिक चौड़ा, लेकिन यह उसकी दृष्टि की सीमा नहीं थी। अपनी वर्तमान शक्ति से वह पूरे स्थान का आसानी से अवलोकन कर सकता था, जैसे कोई चिकने कांच पर हाथ फेर रहा हो। उसकी इंद्रियां ज्वार की लहर की तरह फैल गईं, और फिर उसे वह मिल गया। माइकल ने ताबूत के आयाम के बिल्कुल किनारे पर घुमावदार सीमा के पास स्थित ज्ञान को महसूस किया, जहां आंतरिक स्थान एक घूमते हुए धूसर शून्य में विलीन हो जाता है। एक क्षण के लिए ज्ञान उसके सामने था। अगले ही पल वह 10,000 मीटर दूर अस्तित्व के बिल्कुल किनारे पर शांति से बैठा था। माइकल की आंखें परम आनंद से थोड़ी चौड़ी हो गईं। तो ये सचमुच टेलीपोर्टेशन है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। गति निरपेक्ष थी। यदि इतनी दूरी तय करने में उसे 1 सेकंड लगता तो ज्ञान को आधा सेकंड लगता। पृथ्वी से भागने की तुलना में ये कौशल कहीं बेहतर विकल्प था। क्या इसका मतलब यह है कि इसे अंतरिक्ष से पलायन कहा जा सकता है? माइकल ने सोचा। अब एकमात्र सवाल यह था कि इस कौशल की क्षमता कितनी है, इसे कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या इसका कोई कूलडाउन टाइम है। कौशल के विवरण में इसका खुलासा नहीं किया गया था, इसलिए माइकल को खुद ही इसका पता लगाना था। कुछ ही देर बाद माइकल विजडम के पास था, लेकिन उसकी इस उम्मीद के विपरीत कि इस तरह का कौशल बहुत ऊर्जा खर्च करवाएगा, विजडम अभी भी काफी जीवंत था। यहां तक कि उसकी सत्य की आंख ने भी दिखाया कि उसकी ऊर्जा में ज्यादा कमी नहीं आई थी, जिससे माइकल को आश्चर्य हुआ कि कहीं उसकी आंख में कोई खराबी तो नहीं आ गई है। कोई विकल्प न होने पर माइकल ने अपने पालतू जानवर से बात की। विजडम, माइकल ने शांत भाव से कहा, क्या तुम्हें थकान महसूस हो रही है? चांदी जैसे भूरे रंग का उल्लू ताबूत के किनारे से उसकी ओर पलके झपकाता हुआ दिखाई दिया। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक धीमी नींद भरी आवाज माइकल के दिमाग में गूंज उठी। मुझे नींद आ रही है। माइकल की भौहें ऊपर उठ गईं। उसे इस बात की उम्मीद थी। फोल्ड ब्लिंक में बहुत अधिक माना ऊर्जा खर्च होनी चाहिए थी। एक बार इस्तेमाल करने से भी रैंक 2 के प्राणी की मूल शक्ति पर दबाव पड़ना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि वह सिर हिला पाता, एक और संदेश आ गया। लेकिन मैं पहले खाना खाना चाहता हूं। माइकल ने पलकें झपकाईं।
पहले खाएं। विजडम ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। हाँ, खाना खाने के बाद सो जाओ। माइकल कई सेकंड तक उस पक्षी को घूरता रहा। पहले भाग में नींद आने के कारण उसका ये संदेह लगभग पुष्ट हो गया था कि फोल्ड ब्लिंक सत्य की आंख की क्षमता से कहीं अधिक ज्ञान को सोख लेता है। लेकिन दूसरे भाग ने उस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। माइकल ने इससे पहले अत्यधिक मात्रा में माना का उपयोग किया था। वह इस भावना को समझता था। थकावट ने किसी और चीज के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। यदि कोई भाग्यशाली रहा और बेहोश नहीं हुआ तो उसके मन में केवल नींद का ही ख्याल रह जाएगा और किसी बात का कोई महत्व नहीं था। लेकिन ज्ञान, नींद आ रही है लेकिन फिर भी खाना चाहते हो? माइकल ने धीरे से पूछा। उल्लू फिर से सिर हिलाया। भूखा, दर्द, पहले, थका हुआ। इन शब्दों ने माइकल को एक पल के लिए स्पष्टता प्रदान की। इसलिए विजडम को माना की कमी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वह विकास के कारण थक गया था। यह बात तर्कसंगत थी क्योंकि मानसिक थकावट भी व्यक्ति को नींद आने का कारण बन सकती है। इसलिए यह माना की गंभीर कमी नहीं थी। अगर विजडम अभी भी खाने के बारे में सोच सकता था तो फोल्ड ब्लिंक उसकी ऊर्जा को उस तरह से खत्म नहीं कर रहा था जैसा माइकल ने सोचा था। जिसका मतलब दो बातों में से एक था, या तो विजडम की ऊर्जा पुनर्प्राप्ति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, या फिर फोल्ड ब्लिंक के पीछे कोई छिपा हुआ मैकेनिज्म था। माइकल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उनकी सत्य दृष्टि में ऊर्जा की गिरावट लगभग न के बराबर थी। विजडम के व्यवहार ने इस बात का समर्थन किया, और विजडम का स्थानिक उत्परिवर्तन ऊर्जा व्यय के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। तो यह ऊर्जा की कमी नहीं है, उसने धीरे से कहा। माइकल ने कुछ देर और विजडम को देखा। वह छोटा प्राणी नींद में पलके झपकाता रहा और मासूमियत से धैर्यपूर्वक उसके अगले प्रश्न का इंतजार करता रहा। उन्हें अभी और भी बातों की पुष्टि करनी थी। विजडम, माइकल ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए पूछा, क्या फोल्ड ब्लिंक के साथ आप इससे आगे नहीं जा सकते? उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वह अपनी बात को इस तरह से न कहे जिससे पक्षी गलती से भ्रमित हो जाए। हालांकि उल्लू का दिमाग अभी भी बच्चों जैसा था, माइकल को उसमें बदलाव का एहसास होने लगा था। स्पष्टता का, तीक्ष्ण बुद्धि का। वह अभी छोटा था लेकिन परिपक्व हो चुका था, और समय के साथ वह इससे कहीं आगे बढ़ जाएगा। कुछ सेकंड बाद विजडम ने उत्तर दिया, नहीं, कोई सीमा नहीं। माइकल की आंखें तेज हो गईं। क्या ये तुम्हारी सीमा नहीं है? विजडम ने चाहते हुए कहा, ये जगह बहुत छोटी है। उस जवाब ने माइकल को सोचने पर मजबूर कर दिया। ताबूत का आंतरिक क्षेत्रफल 10,000 मीटर से अधिक था, फिर भी ज्ञान ने इसे बहुत छोटा बताया। गति के लिए नहीं, बल्कि विस्तार के लिए। माइकल को अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी सिहरन महसूस हुई। बहुत छोटा है, विजडम ने एक बार सिर हिलाते हुए दोहराया। माइकल के दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। यदि कोई प्राणी जो अभी तक रैंक 3 पर भी नहीं पहुंचा है और 30वें स्तर पर है, ये सोचता है कि फोल्ड ब्लिंक का सही उपयोग करने के लिए 10,000 मीटर की दूरी बहुत कम है, तो बाहरी दुनिया में इसकी सीमा क्या होगी? 50,000 मीटर, 1,00,000, अधिक। माइकल ने धीरे से सांस ली। उन्हें लगा कि उन्हें मूल्य नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि भविष्य में उन्हें निराशा न हो। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम इस जगह से और दूर जा सकते हो? माइकल ने पूछा। विजडम ने सिर हिलाया। हाँ, बाहर, बड़ा, बहुत बड़ा। माइकल की निगाहें और गहरी हो गईं। तो ये सिर्फ टेलीपोर्टेशन नहीं था, यह अपनी वास्तविक सीमा के आसपास भी नहीं था। इस ताबूत में मौजूद जगह इसे पूरी तरह से परीक्षण करने के लिए आवश्यक स्थान प्रदान नहीं कर सकती थी। माइकल ने सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। तुम सचमुच कुछ असाधारण बनते जा रहे हो, माइकल ने फुसफुसाते हुए कहा। अंतरिक्ष का एक ऐसा दानव जिसके पास मानो कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है ना? माइकल ने अपने विचारों को कुछ देर और मन में पनपने दिया, फिर उन्हें काबू में कर लिया। उसे और आगे बढ़ने का मन कर रहा था, ये देखने के लिए कि फोल्ड ब्लिंक वास्तव में कितनी दूर तक जा सकता है, लेकिन सिंगुलैरिटी पर सभी भी ध्यान आकर्षित करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी निगाह ताबूत के घुमावदार किनारे से परे घूमते हुए दूसर शून्य की ओर चली गई। तभी उसे पूरी तरह से समझ आया कि वे कहाँ थे। ठीक सीमा पर। माइकल ने धीरे से अपनी जीभ चिटकाए। वह फोल्ड ब्लिंक पर इतना ध्यान केंद्रित था कि उसने उनके स्थान पर ध्यान ही नहीं दिया था। कृत्रिम आयाम के बिल्कुल किनारे पर अस्थिर स्थानिक ऊर्जा को संघनित करने वाले स्थानिक आक्रमण कौशल का परीक्षण करना एक ऐसी चीज थी जिसे केवल एक मूर्ख या पागल ही सुरक्षित समझ सकता था। उन्होंने स्वयं को भी महत्व नहीं दिया। चलो वापस चलते हैं, माइकल ने शांत भाव से कहा। माइकल ने विजडम के सिर पर हल्के से हाथ रखा और सीमा से दूर हट गया। अगले ही पल जैसे ही उसने अपनी गति तकनीक सक्रिय की, उसकी आकृति धुंधली हो गई और वह कुछ ही कदमों में दूरी तय कर गया। एक पल बाद उसके बगल में हवा में एक हल्की सी लहर ने विजडम की वापसी की सूचना दी और वॉटफेदर पलक झपकाते हुए उसके कंधे पर लौट आया। ताबूत के बीचों बीच ध्यान मुद्रा में सजे हुए उसके परिचित मृत शरीरों को देखकर उसे शांति मिली। यहाँ अगर कुछ नियंत्रण से बाहर भी हो जाता है तो सबसे बुरा परिणाम केवल मामूली नुकसान होगा जिसकी भरपाई वह कर सकता है। दूसरी ओर ताबूत को नष्ट करना या उसमें दरार डालना ऐसा जोखिम था जिसे वह उठाने का इरादा नहीं रखता था। विजडम उसके कंधे पर थोड़ा हिल गया। उसके पंजे माइकल के काले टॉप के कपड़े को हल्के से पकड़े हुए थे। माइकल ने लगभग एक और आदेश दे ही दिया था। वह ये देखना चाहता था कि क्या विजडम किसी को ले जाते हुए टेलीपोर्ट कर सकता है। अगर फोल्ड ब्लिंक से संपर्क में आने वाले व्यक्ति और जादूगर की स्थिति बदल सकती तो उस कौशल का महत्व और भी बढ़ जाता। भाग निकलना, घुसपैठ करना, स्थान बदलना, दुश्मनों को घातक गोलीबारी में घसीटना, उसके दिमाग में कई संभावनाएं तेजी से उभर रही थीं। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। बुद्धि का अभी अभी विकास हुआ था। माइकल भी उसकी क्षमताओं की नई सीमाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। फिलहाल वह पक्षी एक ऐसे बच्चे की तरह था जिसके हाथ में किसी अनुभवी सैनिक के लिए बनी तलवार हो। ये काट सकता है, ये फिसल भी सकता है। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी।
बाद में उसने मन ही मन तय किया, जब तुम खुद को बेहतर ढंग से समझने लगोगे। उसने अपना हाथ उठाया और विजडम बड़ी कुशलता से उसके कंधे से उसकी हथेली पर उछल पड़ा। चांदी के पंख धीरे से सरसरा रहे थे। पहले आखिरी कौशल का परीक्षण कर लेते हैं, फिर तुम खाना खाने जाओगे। ग्रेटर देन विलक्षणता स्पंदन मध्यवर्ती। यह अस्थिर स्थानिक ऊर्जा को एक बिंदु पर संघनित करता है और फिर उसे बाहर की ओर छोड़ देता है। संपीड़ित स्थानिक विरूपण की मात्रा के आधार पर क्षति और उसका पैमाना बढ़ता है। माइकल की निगाहें उस विवरण पर ठहर गईं। उसने ज्ञान की ओर देखा जो उसकी हथेली से उसकी ओर पलके झपका रहा था। क्या तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो? माइकल ने पूछा। उन्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। सिस्टम ने उस समस्या का समाधान कर दिया। जब तक कौशल का नाम किसी के पैनल पर मौजूद होता है, तब तक व्यक्ति सहज रूप से जान जाता है कि इसे कैसे सक्रिय करना है। यही कारण था कि विजडम ने विकसित होने के तुरंत बाद भी डायमेंशनल श्राउड और फोल्ड ब्लिंक का इतनी आसानी से इस्तेमाल किया था। वॉइड फेदर ने हल्की सी आवाज निकाली, फिर सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। माइकल पीछे हट गया, जिससे उस प्राणी को जगह मिल गई। विजडम ने एक बार पंख फड़फड़ाए और हवा में थोड़ी देर रुका रहा। उसके पंख हल्के से फैले हुए थे। उसके आसपास की हवा कांप उठी। माइकल को तुरंत ही बदलाव का एहसास हुआ। अंतरिक्ष में हिंसक रूप से कोई विकृति नहीं आ रही थी, लेकिन वह मुड़ रहा था, मानो कोई अदृश्य चीज पक्षी के पंजों के बीच दब रही हो। विजडम ने एकाग्रता में अपनी हरी आंखें बंद कर ली। उसके पंखों के बीच विकृति का एक धुंधला गोला बन गया। ये चमक नहीं रहा था। इससे कोई आवाज नहीं आई। इसके बजाय इसने आसपास की हवा को अंदर की ओर मोड़ दिया। अस्तित्व की रेखाओं को नाली में खींची गई लहरों की तरह घुमा दिया। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ उठाया। इसे पकड़े रहो, इसे मत छोड़ो। विरूपण क्षेत्र एक बार हिंसक रूप से स्पंदित हुआ। ताबूत के अंदर एक कपकपी दौड़ गई। कई मरे हुए प्राणियों ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। माइकल के चेहरे पर शांति बनी रही, लेकिन उसकी आवाज में तीखापन आ गया। इसे छोड़ दो, माइकल ने आदेश दिया। ज्ञान के दृष्टि से ओझल होते ही अंतरिक्ष में एक लहर दौड़ गई और कुछ ही क्षण बाद वह कुछ दर्जन मीटर दूर फिर से प्रकट हुआ। माइकल के लिए अवलोकन करने के लिए पर्याप्त दूरी, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए पर्याप्त दूरी। स्वच्छ वातावरण। विकृति का गोला उसका पीछा करता रहा। अब जब वह अनियंत्रित हो गया था तो वह बुरी तरह कांप रहा था। माइकल ने अपने पैर जमा लिए। उसकी निगाहें तेज हो गईं। अच्छा, अब इसे छोड़ दो। ज्ञान के पंख तन गए। स्थानिक क्षेत्र ढह गया। दिल ही दिल में फिर ज्ञान के सामने का स्थान अदृश्य हाथों से निचोड़े गए गीले कपड़े की तरह मुड़ गया। अगले ही पल दुनिया फट पड़ी। एक ध्वनिहीन झटका बाहर की ओर फैला, जिसने कुचलने वाली ताकत से हवा को समतल कर दिया। रहने के बिंदु से विकृत अंतरिक्ष का एक घेरा फैल गया, जिससे जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। एक उबड़ खाबड़ खाई गहरी और असमान रूप से आगे बढ़ती गई। दरार के किनारे कांप रहे थे, मानो अपनी सही आकृति में वापस आने से इनकार कर रहे हों। ध्यानमग्न द्वितीय श्रेणी के मरे हुए प्राणियों ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। यहां तक कि माइकल को भी अपने सीने पर दबाव महसूस हुआ। बहुत ही भयावह, उसने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। विजडम का मनोबल ऐसे गिर पड़ा मानो किसी ने उसके छोटे से शरीर से सारी ताकत छीन ली हो। वॉइड फेदर फटी हुई जमीन पर गिर पड़ा। उसके पंख कमजोर रूप से फड़फड़ा रहे थे। माइकल तुरंत हरकत में आ गया। वह ज्ञान के बगल में प्रकट हुआ और सत्य की आंख पूरी तीव्रता से चमक उठी और सीधे प्राणी के मूल में घुस गई। जो कुछ उसने देखा उससे उसके चेहरे के भाव बदल गए। डायमेंशनल श्राउड के विपरीत, फोल्ड ब्लिंक के विपरीत, इस बार विजडम की ऊर्जा स्पष्ट रूप से क्षीण हो गई थी। विजडम ने धीमी कमजोर सी आवाज निकाली। माइकल घुटनों के बल बैठा और उसने अपना हाथ स्थिर रूप से उस प्राणी के बगल में रखा। विजडम की सांसें उथली थीं। उसके पंख लटके हुए थे। उसके पंजे टूटी हुई जमीन पर हल्के से फड़फड़ा रहे थे। माइकल ने दोबारा रीडिंग की जांच की। ये कमी मामूली नहीं थी, ये बहुत बड़ी थी। किसी भी अन्य रैंक 2 प्राणी को कोमा में भेजने के लिए काफी है। उसने धीरे से विजडम को उठाया। उसका हाथ उस छोटे से जीव के शरीर के नीचे मजबूती से टिका हुआ था। वॉइड फेदर उसकी हथेली पर ढीला पड़ गया, इतना थका हुआ कि विरोध करने की शक्ति नहीं थी। अब मैं समझा। जैसे जैसे माइकल के दिमाग में सारी बातें स्पष्ट होती गईं, उसकी आवाज धीमी होती गई। उसने अपनी निगाहें ताबूत के अंदर के घूमते हुए धूसर क्षितिज की ओर, उन्हें घेरे हुए शून्य के धुंधले कांपते हुए पर्दे की ओर उठाई। एक स्मृति जागृत हुई, एक ऐसा अंश जिसे उन्होंने कभी पढ़ा था। शून्य वह स्थान है जहां ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कच्ची ऊर्जा पाई जाती है। इसमें लड़ने वाले लोग इससे शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरे और उससे ऊपर के रैंक वाले वहां कमजोर नहीं पड़ते, बल्कि और मजबूत होते हैं। माइकल ने सिंगुलैरिटी पल्स द्वारा छोड़े गए धुंधले फटे निशान को घूर कर देखा। फिर उनकी नजर ज्ञान पर पड़ी। वह विचित्र अदृश्य ऊर्जा जो हमेशा उस छोटे उल्लू के चारों ओर घूमती रहती थी। तो बात यही है। वह शुरू से ही गलत सवाल पूछ रहा था। ऐसा नहीं था कि फोल्ड ब्लिंक ऊर्जा की खपत नहीं करता था। बात यह थी कि कोई और चीज इसे पोषण दे रही थी। उसके होंठ आपस में कसकर बंद हो गए। शून्य, वही ऊर्जा जो ताबूत की सीमा से बाहर बह निकली थी। माइकल ने एक बार फिर विजडम की ओर देखा। उसके मन में एक विचार आया। शून्य का अस्तित्व केवल यही नहीं था, ये हर जगह मौजूद था। इसी तरह कई दिन बीत गए। संयोगवश माइकल अपनी दोनों दुनियाओं में जाने की तैयारी कर रहा था। उत्पत्ति की भूमि में स्वामी की उपाधि धारण करने वाले माइकल को ज्यादा सामान नहीं ले जाना था। उनकी सबसे बड़ी तैयारी हथियार या आपूर्ति नहीं, बल्कि लोग थे। उन्होंने उन दिनों ये सुनिश्चित करने में बिताए कि उनकी अनुपस्थिति में भी क्षेत्र सुचारू रूप से चलता रहे, और रोहन और अन्य लोगों के लिए निर्देशों को अंतिम रूप दिया। जब वह एक तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति के खंडहरों का पता लगाने के लिए एक राजकुमारी के साथ चला गया, तो वह चाहता था कि थॉर्नवेल ऐसे ही चलता रहे जैसे कि वह कभी गया ही न हो।
ऑरोरा पर दूसरे माइकल को भी सतह पर ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी। हालांकि उसका गंतव्य बिल्कुल अलग था। जहां एक माइकल एक प्राचीन खंडहर की ओर जा रहा था, वहीं दूसरा अपने साथियों के साथ नरक में जाने की तैयारी कर रहा था। यहाँ प्रबंधन करने के लिए कोई क्षेत्र नहीं थे। उनके दिन लगभग सामान्य ही रहे। ज्यादा से ज्यादा वे चुपचाप अपनी दिनचर्या को इस तरह समायोजित करते थे कि समय आने पर उनका शरीर और मन सर्वोत्तम स्थिति में हो। लेकिन उत्पत्ति की भूमि में माइकल ने उन्हीं दिनों का उपयोग किसी और काम के लिए भी किया। उसने ज्ञान का अध्ययन किया, जाहिर है खुलेआम नहीं। आखिरकार उसने झूठ बोला था एक राजकुमारी से। उसने उसे पहले ही बता दिया था कि उसके परिवार द्वारा उपहार में दिया गया उल्लू बिना किसी कारण के मर गया था। उसने तो यहाँ तक कि इसका दोष उस प्राणी के विचित्र उत्परिवर्तन पर डाल दिया और कहानी को पुख्ता करने के लिए विजडम के पहले हुए रूपांतरण का इस्तेमाल किया। यह एक सटीक बहाना था। इतने कमजोर जानवर में चमत्कारिक उत्परिवर्तन की संभावना के बारे में कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता था। कभी कभी वे जीवित रहते थे, कभी कभी मर जाते थे, कभी कभी वे पूरी तरह से कुछ और ही बन जाते थे। और राजकुमारी ने उस पर विश्वास कर लिया था। इसलिए माइकल ने यह सुनिश्चित किया कि विजडम को छिपाकर रखा जाए। उन शांत दिनों के दौरान माइकल के निजी अवलोकनों ने एक महत्वपूर्ण बात की पुष्टि की। जब तक विजडम की क्रियाएं अंतरिक्ष की कोमल रेखाओं के भीतर रहीं, उसमें से सरकती रहीं, उसे मुड़ती रहीं, उसके किनारों के बीच से फिसलती रहीं और उसका संतुलन नहीं बिगाड़ती रहीं, तब तक पक्षी ने बहुत कम या बिल्कुल भी माना का उपयोग नहीं किया। ये लगभग सहज था, मानो अंतरिक्ष ने ही उसका स्वागत किया हो। लेकिन जिस क्षण विजडम ने सिंगुलैरिटी पल्स की तरह उस अंतरिक्ष को दूषित करने का प्रयास किया, सब कुछ बदल गया। बोझ वापस विजडम पर आ गया। उसे अपनी स्वयं की माना शक्ति का उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ा, और वह भी पर्याप्त नहीं था। वह अपनी सारी ऊर्जा इसलिए खर्च कर बैठा क्योंकि वह अभी भी कमजोर था, इसलिए नहीं कि कौशल बहुत कठिन था, बल्कि इसलिए कि वह इतना छोटा था कि उस लागत का एक अंश भी सहन नहीं कर सकता था। असली कीमत, बड़ी कीमत शून्य चुका रहा था। जब भी ज्ञान अंतरिक्ष को बिना क्षति पहुंचाए मोड़ता था, शून्य उसके भीतर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता था, मानो एक कोमल लहर की तरह उस क्रिया को सहारा देता हो। लेकिन जिस क्षण ज्ञान अंतरिक्ष को तोड़ता या उसे ढहाने के लिए मजबूर करता, शून्य उससे एक ऐसी कीमत मांगता जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। इस विचित्र रिश्ते ने माइकल को ऑरोरा में एक ऐसे शोध प्रसंग में धकेल दिया जिसे केवल इसी प्रकार वर्णित किया जा सकता था। थॉर्नवेल के स्वामी चुपचाप हवेली के छिपे हुए कोनों और ताबूत वाले स्थान में विजडम का अवलोकन करते रहे। वहीं छात्र माइकल ने अपना सारा समय ग्रंथों में व्यतीत किया और हर खाली समय में पुस्तकालय जाते रहे। इसमें कई दिन लग गए, लेकिन आखिरकार उसे जवाब का एक संकेत मिल गया। पब फ्यूचर एड्स। ब्रह्मांड में ऐसे क्षण भी आते हैं जब तत्वों के बच्चे जन्म लेते हैं। इसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तत्वों की संतानें साधारण प्राणी नहीं थीं। वे अस्तित्व की मौलिक शक्तियों के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थीं। कुछ तो जन्म से ही ऐसी थीं जब उनकी चेतना जागृत हुई। कुछ अन्य लोगों ने अनगिनत वर्षों के परिश्रम से खुद को निखारा, जब तक कि दुनिया ने उन्हें स्वीकार नहीं कर लिया। जन्मजात प्रतिभा वाले ही सबसे प्रसिद्ध हुए। फीनिक्स और किलिन जैसे जीव, ड्रैगन जैसे जीव, जीवित सम्राट जो अपनी सांसों में दुनिया के नियम समाहित रखते थे। ये ऐसे प्राणी थे जो अपने तत्व के साथ इतने गहरे सामंजस्य में थे कि वे स्वयं दुनिया का हिस्सा थे। फीनिक्स आग का इस्तेमाल नहीं करता था, आग तो बस उसकी प्रकृति थी। यही बात अन्य प्राणियों पर भी लागू होती थी। वे प्राणी और प्राकृतिक शक्ति के बीच की सीमा पर विद्यमान थे, न तो पूरी तरह से प्राणी और न ही पूरी तरह से प्राकृतिक शक्ति। उनके शरीर उनके तत्व के लिए पुनर्तः उपयुक्त पात्र थे और तत्व भी उन्हें अपने सगे संबंधी मानता था। लेकिन ये प्राणी दुर्लभ थे। अक्सर अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों को यह संबंध अर्जित करना पड़ता था। उन्हें इतनी ऊंचाई तक चढ़ना पड़ता था कि उनका अस्तित्व उस स्तर तक पहुंच जाए जहां दुनिया उन्हें अपने ताने बाने के हिस्से के रूप में स्वीकार कर ले। ये हवा से ऊर्जा प्राप्त करने जैसा नहीं था, वह तो बुनियादी बात थी। ये कुछ गहरा था, मानो संसार की शक्ति को उधार लेना। यदि कोई पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाता तो वह उस शक्ति का उपयोग करना शुरू कर सकता था। संसार उसका विरोध करना बंद कर देता, बल्कि उसे शक्ति प्रदान करने लगता। लेकिन यही बात माइकल को उलझन में डाल रही थी। हर लिहाज से देखा जाए तो इस समय वह लगभग एक छद्म देवता के समान था। तो फिर वह अभी तक वैसा क्यों नहीं बन पाया था? दुनिया उसे पोषण क्यों नहीं दे रही थी? क्या इसका कारण ये था कि वह नकली था, जड़ों से रहित एक नकल देवता था? या फिर इसका ठीक उल्टा था? शायद दुनिया द्वारा उसे अपना मानने के लिए उसे केवल एक देवता से कहीं अधिक कुछ बनना आवश्यक था। विचार कई बार घूमते रहे, हर संभावना से और भी सवाल उठते गए। जवाब न मिलने पर भी वह जानता था कि ये बातें उसके भविष्य के स्वरूप से जुड़ी हैं। फिलहाल उसने इन विचारों को किनारे रख दिया और अपना ध्यान ज्ञान पर केंद्रित किया। और अधिक छानबीन करने के बाद वह अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचा। विजडम एक अजीबोगरीब स्थिति में था, बेहद अजीबोगरीब। इससे माइकल को वह पहला दिन याद आ गया जब उसने उस नन्ही चिड़िया को पाया था, जो नाजुक तो थी लेकिन उसमें उसकी सामान्य क्षमता से कहीं अधिक शक्ति थी। अब विकास के बाद स्थिति लगभग वैसी ही थी, बस अधिक जटिल हो गई थी। जैसे जैसे माइकल ने तथ्यों को जोड़ना शुरू किया, सच्चाई और स्पष्ट होती गई। विजडम एक सच्चा वॉर्डफेदर पक्षी नहीं बन पाया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। विलय पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। यह एक असफल विलय था, एक चमत्कारिक विफलता, लेकिन फिर भी एक विफलता। माइकल के अनुमान के अनुसार एक सच्चा वॉर्डफेदर पक्षी रैंक 2 पर रेंगने वाला जीव नहीं था। एक असली पक्षी रैंक 3 या उसके आसपास पैदा होना चाहिए, अंतरिक्ष का प्राणी, शून्य का बच्चा। पब फ्यूचर एड्स। लेकिन विजडम इससे बहुत अलग था। ओह, उसमें सारी खूबियां थीं। फोल्ड ब्लिंक, डायमेंशनल श्राउड, सिंगुलैरिटी पल्स। उसमें वॉर्ड एफिनिटी थी, लेकिन उसका शरीर कमजोर, नाजुक और अविकसित था। वह रैंक 2 का प्राणी था जिसने किसी ऐसे प्राणी का रूप धारण कर रखा था जो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पैदा हुआ था।
माइकल की प्रतिभा ने उसे जबरदस्ती बदल दिया था, इसलिए विजडम एक वास्तविक वॉटफेदर नहीं बल्कि एक दोषपूर्ण वॉटफेदर था। फिर भी माइकल संतुष्ट था, चाहे उसमें कोई खामी हो या ना हो। अपनी प्रतिभा और समय के साथ विजडम अंततः एक सच्चा वॉटफेदर बन जाएगा, या उससे भी कहीं अधिक महान। उसकी वर्तमान स्थिति बस अधूरी थी, बुनियाद अस्थिर थी, लेकिन संभावनाएं भयावह थीं। बहरहाल उन दिनों माइकल ने सिर्फ शोध ही नहीं किया था, उसने विजडम की गति का परीक्षण भी किया। शून्य से मिली शक्ति के बल पर पक्षी की गति किसी भी द्वितीय श्रेणी के प्राणी की क्षमता से कहीं अधिक थी। दर्जनों बार परीक्षण दोहराने के बाद माइकल एक सरल निष्कर्ष पर पहुंचा। कम से कम तीसरे रैंक और उससे नीचे के लोग अगर वे उसे फंसा नहीं सकते तो वे उसे पकड़ भी नहीं सकते। यह अहंकार नहीं था, यह एक सच्चाई थी। एक पल ज्ञान वहां था, अगले ही पल वह गायब हो गया। यदि कोई अंतरिक्ष को ही कैद नहीं कर सकता तो वह ज्ञान को कभी छू भी नहीं सकता। गति के बल पर लड़ने वाले प्रतिद्वंद्वी के सामने वॉटफेदर बार बार बच निकलता। यही बात विजडम को उसकी वर्तमान रैंक से कहीं ऊपर रखती थी। माइकल ने फोल्ड ब्लिंक की रेंज का ठीक से परीक्षण भी किया था। उसने एवलॉन फॉरेस्ट में इसका परीक्षण किया, जहां वास्तविक दूरी का लाभ उठाया जा सकता था और कोई भी जिज्ञासु नजरें नहीं देख रही थी। परिणाम देखकर वह खुद भी चौंक गया। 50,000 मीटर, ये वह अधिकतम रेंज थी जहां तक विजडम एक पलक झपकते ही पहुंच सकता था, और इसका कूलडाउन सिर्फ 10 सेकंड था। बस इतना ही, और यह सब बिना किसी खास मेहनत खर्च के। माइकल ने भी जोखिम उठाया था, उसने विजडम को उसे ले जाने दिया। पहले तो वह हिचकिचा रहा था, जब विजडम केवल खुद को हिलाता था तब फोल्ड ब्लिंक सहज था। लेकिन एक और व्यक्ति के जुड़ने से सवाल खड़े हो गए। क्या शून्य अभी भी इसे संभाल पाएगा? क्या उनके आसपास का स्थान अस्थिर हो जाएगा? इसका पता लगाने का केवल एक ही तरीका था, तो उसने कोशिश की और यह कामयाब रहा। लेकिन इस बार इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। विजडम सिर्फ एक व्यक्ति को ही ले जा सकता था और अधिकतम सीमा तक 3 बार ही टेलीपोर्ट कर सकता था। यह अब भी अच्छा था, बल्कि अच्छे से भी बेहतर। माइकल को अब भी ये पसंद था। भागने के लिए तो ये सोने जैसा था। भागना, स्थिति बदलना, घात लगाना, पीछे हटना, यह एकदम सही था और माइकल ये जानता था। इसीलिए माइकल ने अपनी टाइमिंग स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश की और विजडम पर कॉपी का प्रयोग किया। उसने रैंडम तरीका अपनाया। वैसे तो उसकी सभी स्किल्स उसके लिए अच्छी थी, लेकिन कुछ खास स्किल्स थी जो उसे ज्यादा पसंद थी, डायमेंशनल श्राउड और फोल्ड ब्लिंक। तीसरी स्किल भी बुरी नहीं थी, लेकिन इस बात की संभावना कि वह किसी भी चीज को कॉपी करने में नाकाम हो सकती है ने माइकल को थोड़ा परेशान कर दिया था। सभी बातों को मिलाकर देखें तो सफलता की संभावना की तुलना में असफलता की संभावना अधिक थी। अंतिम परिणाम यह था कि माइकल का भाग्य अभी भी उतना ही खराब था जितना कि उसे हमेशा से याद था। उसे एक कौशल तो मिला, लेकिन वह उन नए कौशलों में से कोई नहीं था जो वह चाहता था। वह एक जाना पहचाना कौशल था, फेज शिफ्ट। इस रचना ने उनकी दक्षता को उन्नत स्तर तक पहुंचा दिया, जो बुनियादी स्तर से एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये कहा जा सकता है कि उसे बहुत लाभ हुआ था, खासकर असफलता की उच्च संभावना को देखते हुए, और माइकल ये जानता था। फिर भी जब उसने इसकी तुलना अन्य कौशलों की प्रकृति से की तो वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सका। अंततः माइकल के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फेज शिफ्ट अभी भी एक बेहतरीन कौशल था। ये वह नहीं था जो वह चाहता था, लेकिन ये बेकार भी नहीं था। अब जब इसमें महारत उन्नत स्तर पर पहुंच चुकी थी तो सुधार बहुत बड़ा था। वह तार्किक रूप से यह जानता था, लेकिन भावनात्मक रूप से उसे अभी भी एक चुभन महसूस हो रही थी। यह सोचना मुश्किल था कि फोल्ड ब्लिंक या डायमेंशनल श्राउड उसके लिए क्या कर सकते थे। फिर भी वो समझ गया कि किस्मत ने कम से कम उसे कुछ तो दिया, न कि कुछ भी नहीं। असफलता की इतनी अधिक संभावना को देखते हुए कोई भी कौशल हासिल करना ही अपने आप में एक जीत थी। माइकल ने एक गहरी आह भरकर इस परिणाम को स्वीकार कर लिया। इस तरह दोनों माइकल्स के प्रस्थान का दिन आ गया। एक तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति की विरासत से जुड़े एक प्राचीन खंडहर पर चर्चा करने के लिए राजधानी की ओर जा रहा था। दूसरा अपने सहपाठियों के साथ सीधे नरक में जा रहा था। एक कमरे में माइकल और उसके जैसे ही कुछ अन्य युवा इंतजार कर रहे थे। माहौल शांत था, लेकिन तनावपूर्ण भी। स्वाभाविक रूप से उसे एक से अधिक बार देखा गया। ये तो सामान्य बात थी, लोग हमेशा देखते ही रहते हैं। लेकिन जिस बात ने उसे चौंकाया वही ये थी कि रिन ने उसके पास बैठने का फैसला किया। माइकल ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और एक पल के लिए उसे घूरा। उसने उसकी ओर देखा और नजदीकी से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसका चेहरा शांत, लगभग भावहीन था। कुछ भी असामान्य न देखकर माइकल ने नजरें हटा ली। वैसे भी वह जहां चाहे वहां बैठने के लिए स्वतंत्र थी। ऐसा नहीं था कि वे दुश्मन थे, वे बस दो लोग थे जो एक ही मंजिल की ओर जा रहे थे। उसने अपना ध्यान वापस कमरे के बाकी हिस्से पर केंद्रित किया। अंदर मौजूद सभी छात्र प्रथम वर्ष के थे। इस वर्ष दाखिल हुए 200 नए छात्रों में से अनिवार्य 3 छात्रों के अलावा केवल 24 ने ही जाने का विकल्प चुना था। बाकी सभी घर लौटना चाहते थे। माइकल को नहीं लगता था कि वह किसी का न्याय करने की स्थिति में है। लोगों के अपने अपने कारण होते हैं। फिर भी वह थोड़ा निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा कहा जाता था कि साधना अकादमियों में सभी छात्र अंततः नरक में प्रवेश करेंगे। यद्यपि प्रथम वर्ष के छात्र केवल पहली मंजिल तक ही जाते थे, फिर भी सभी इसे एक आवश्यक कदम मानते थे। लेकिन यहाँ साधना करने वालों से कहीं अधिक शक्तिशाली जागृत व्यक्तियों की अकादमी में कम से कम तीसरे स्तर से पहले इतने सारे लोग संकोच कर रहे थे। उन्हें यह अजीब लगा, उन्हें यह निराशाजनक लगा, लेकिन किसी पर कुछ भी थोपना उनका काम नहीं था। माइकल अपनी सीट पर थोड़ा पीछे झुक गया और अपने आसपास के युवाओं को देखता रहा। सभी ने अपने वस्त्रों के नीचे सूट पहन रखा था, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। माइकल भी अलग नहीं था।
अपने ढीले ढाले अकादमी के चोगे के नीचे उसने अपना काला कवच पहन रखा था जो उसके शरीर पर एकदम फिट बैठता था। इस मामले में जो लोग सबसे अलग दिखे वे बहुत कम थे और रिन उनमें से एक थे। उसके शरीर पर कहीं भी कोई कवच दिखाई नहीं दे रहा था। पहली नजर में वह साधारण अकादमी वर्दी में वहां बैठी हुई कुछ ज्यादा ही सहज लग रही थी। माइकल की निगाहें एक पल के लिए उस पर टिकी रहीं। फिर उसे याद आया, पिछली लड़ाई में भी उसने युद्ध से पहले कोई कवच नहीं पहना था। लड़ाई शुरू होते ही कवच प्रकट हो गया था। एक पल पहले वह अपनी वर्दी में खड़ी थी और अगले ही पल उसका कवच उसके चारों ओर इस तरह बन गया मानो वह हमेशा से वहीं मौजूद था। इस बारे में सोचते हुए ये स्वाभाविक लगा कि वह पूरी तरह से तैयार नहीं दिख रही थी। फिर भी माइकल ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अब वह कितनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। आखिरी सूट भी नष्ट हो चुका था। उसने उसे टूटते हुए देखा था। क्या उसे उसी ग्रेड का, उससे कमजोर ग्रेड का या उससे मजबूत ग्रेड का प्रतिस्थापन मिला था? उनकी जिज्ञासा जागी, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं। इस विषय को इतनी लापरवाही से उठाना असंवेदनशील होता, इसलिए उसने अपने सवाल अपने तक ही सीमित रखे। माइकल ने अपनी नजरें हटा ली और कमरे में मौजूद अन्य लोगों को देखना जारी रखा। अचानक दरवाजा खुल गया। एक महिला अंदर दाखिल हुई। प्रशिक्षक सेरा कार्डे। माइकल ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह वही प्रशिक्षक थी जिसने रायन के साथ उसके द्वंद्वयुद्ध की देखरेख की थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। अच्छा, आप सब यहाँ हैं, उसने कहा। उसकी आवाज सहजता से गूंजती थी, बिना किसी प्रयास के पूरे कमरे में फैल जाती थी। उसने संक्षेप में सिर हिलाकर किसी व्यक्ति विशेष के बजाय पूरे समूह को संबोधित किया। मैं ही तुम्हें नरक में ले जाऊंगा। अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी मर्जी से भाग लिया है, सेरा ने कहा। मैं आपके इस फैसले का सम्मान करती हूँ। आपके ज्यादातर साथियों ने न आने का फैसला किया। वे सही थे या गलत ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आपने अपना फैसला खुद लिया है। यही बात बहुत कुछ कहती है। फिर अंततः उसकी नजर उस पर पड़ी। तीसरे दर्जे की वीरता हो या न हो, नरक में प्रवेश करते ही तुम यहाँ मौजूद हर किसी के समान हो जाओगे, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा। केवल शक्ति पर निर्भर मत रहो। नरक वह स्थान नहीं है जहां अहंकार को बर्दाश्त किया जाता है। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने इसे अपमान नहीं समझा। यह एक चेतावनी थी, एक उचित चेतावनी। सेरा ने फिर से दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया। हम 10 मिनट में रवाना होंगे। उसके बाद आपके पास दोबारा तैयारी करने का समय नहीं होगा। 10 मिनट बीत गए। फिर प्रशिक्षक सेरा कार्डे ने दोबारा बोलना शुरू किया। समय समाप्त हो गया है। खड़े हो जाओ, हम जा रहे हैं। सेरा ने किसी के जवाब का इंतजार किए बिना ही मुड़कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिया। मेरे पीछे आओ। माइकल भी उसके पीछे पीछे निकलते छात्रों की कतार में शामिल हो गया। जैसे जैसे वे अकादमी परिसर में और अंदर जाते गए, उनके कदमों की हल्की हल्की गूंज सुनाई देती रही। वो उन्हें कैंपस के एक ऐसे हिस्से की ओर ले गई जहां पहले वर्ष के किसी भी छात्र ने पहले कभी प्रवेश नहीं किया था। एक प्रतिबंधित क्षेत्र जो चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था और सूक्ष्म अवरोधों से सुरक्षित था। अधिकांश छात्रों को इसके बारे में केवल अफवाहों से ही पता था। गेट डिवीजन, वह स्थान जहां अन्य स्थानों के लिए पोर्टल संचालित किए जाते थे। वे मजबूत दरवाजों और अवरोधों के एक समूह से होकर गुजरे।